नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए बार्क टेक्नीशियन ITI वालों का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसी का हम लोग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर कहाँ से आया था, पेपर का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या थे, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट में मैं बताऊँगा आपको कि कितने लगभग कितने तक कट ऑफ जा सकता है, मेरिट क्या बन सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप के आप लोग पूरा देखिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। PDF जो इसका मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, एक पहला क्वेश्चन इसमें था कि एक DC शंट जनरेटर था, उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है 220 वोल्ट था और लोड करंट जो है 50 एम्पियर और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम था और फील्ड का रेजिस्टेंस जो है 200 ओम था। तो EMF ने आपसे पूछा था कि EMF कितना होगा। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि देखिए जो EMF होता है, देखिए यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। जो आर्मेचर करंट होता है IA क्या होता है, तो IL प्लस ISH बराबर क्या होता है, V/RSH होता है। IL की वैल्यू कितना दिया है, तो IL की वैल्यू देखिए 50 एम्पियर दिया है, 50 एम्पियर और V की वैल्यू कितना दिया है, 220 दिया है। ठीक है, 220 और RSH की वैल्यू कितना दिया है, 200 दिया है, 200 रख दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको 20 से काटेंगे तो 1.11 आ गया, मतलब 51 दशमलव, हाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे। 50 है, ये 50 है और ये 1.11 है, मतलब कि आर्मेचर करंट जो है कितना आ गया। आर्मेचर करंट आपका जो IA है 51.1 आ जा रहा है। ठीक है, 51.1 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 51.1 आया। अब हम जानते हैं कि जो जनरेटेड EMF E क्या होता है, तो E होता है V प्लस IA/RA रख दीजिए। यहाँ पर V की वैल्यू कितना है, 220 है, 220 रख दीजिए और IA की वैल्यू कितना है, 51.1 है और RA की वैल्यू 0.5 है। इसको रख देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसके बाद जो है 0.5 है, ये 0.5, ये भी 5 हो जाएगा और ये 5 बचे 25 हो जाएगा ना, 25, मतलब कि कितना हो गया, ये 25.55 हो गया और 220 में जोड़ दीजिए तो 25 में और इसको जोड़ेंगे तो 45, 245.55 जो है वोल्ट आ जाएगा जनरेटेड EMF। इसके बाद क्वेश्चन पूछा था, देखिए डीमैग्नेटाइजिंग जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल पूछा था। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सा था, ऑप्शन में था निकल था, आयरन था, कोबाल्ट था, वाटर। तो वाटर जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। देखिए और कौन कौन से डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे आपका हो गया सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, डायमंड हो गया, साल्ट होता है, वाटर होता है, जिंक होता है, गोल्ड हो गया आपका और लेड हो गया, बिस्मथ हो गया। ये सभी जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाटर जो था वो करेक्ट था। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, देखिए ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है CRGO का बना होता है। और इसी में एक क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है, तो सॉफ्ट आयरन और हार्ड उसमें दिया था मैग्नेट, तो सॉफ्ट आयरन से जो है ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है। अधिकतम चालकता किसकी होती है, तो सिल्वर दिया था उसमें। देखिए अधिकतम चालकता सिल्वर की हो जाती है। SF6 गैस का बिहेवियर पूछा था। देखिए तो SF6 गैस इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अल्टरनेटर के फील्ड रोटर में जो फील्ड वाइंडिंग करते हैं उसमें सप्लाई कौन सा देते हैं, सप्लाई वोल्टेज कौन सा देते हैं, तो DC सप्लाई वोल्टेज देते हैं। शंट जनरेटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, DC शंट जनरेटर देते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था। देखिए ट्रांसफार्मर में V1 और V2 में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो V1 और V2 में देखिए 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और E1 और E2 जो होता है, E1 और E2 में वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वो कॉमन फ्लक्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से जो है E1 और E2 में 0 होता है और V1 और V2 में जो है 180 डिग्री का रहता है। आप डायरेक्टली देखिए यहाँ से जैसे जैसे फेजर डायग्राम खींचते हैं तो इस पर जो है V1 रहता है। ठीक है, इस पर V1 रहता है, नीचे जो ले आते हैं इसको -V2 लिखते हैं हम लोग। तो जो फेज डिफरेंस कितना रहता है, 180 डिग्री का रहता है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन आया था। इसके बाद 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या बराबर होते हैं, तो देखिए KVA रेटिंग जो है वो बराबर होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए, ऑप्शन में था तो KVA रेटिंग हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन था, 3 फेज ट्रांसफार्मर में बराबर क्या होता है, तो KVA रेटिंग होता है। 3 फेज सप्लाई में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। स्किन इफेक्ट फ्रिक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है, तो स्किन इफेक्ट जो होता है जानते हैं आप लोग कि फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्किन इफेक्ट बढ़ता है। और क्या था, फेरांटी इफेक्ट पूछा था। देखिए फेरांटी इफेक्ट किस में होता है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट होता है और लाइट लोड या नो लोड कंडीशन में फेरांटी इफेक्ट होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, तो लैगिंग होता है। इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग होता है।
और इसके बाद क्या पूछा था, देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टर को दोगुना करने पर कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो एक्सएल बराबर एक्सी से आप निकाल सकते हैं, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे, इसको अगर दोगुना करेंगे तो हाफ हो जाएगा, ये कैपेसिटर जो है हाफ हो जाता है। और क्या था देखिए क्वेश्चन ये था कि 1/5 ओम के रजिस्टेंस को कैसे हम जोड़े हैं कि मतलब उसका रजिस्टेंस जो है न्यूनतम होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब वो उसकी वैल्यू जो होती है सबसे कम वाले मान से भी कम आता है। ठीक है, तो 1/25 ओम के अगर रजिस्टेंस को 1/25 जो है ओम के रजिस्टेंस को हम लोग पहले में जोड़ेंगे तो सबसे कम आएगा। और इसके बाद क्या है देखिए, यहाँ से यदि आर मान के 5 ओम का प्रतिरोध है, अगर रजिस्टेंस का दिया था, रजिस्टेंस का मान जो था वो 5 ओम था, अगर उसको खींचकर 3 गुना कर देते हैं तो नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है, शायद आप लोग गलत न कर दिए हों कि अगर यहाँ पर केवल अगर बोलता कि 3 गुना कर देते हैं तो n हो जाता है, लेकिन अगर कहता खींच के गुना कर देते हैं तो n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो खींच कर ये करते हैं तो n स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, 3 गुना करें 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 5 रजिस्टेंस है तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा ओम। ठीक है, नया रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था इसमें, किसी पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो समान है, तब रजिस्टेंस और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों क्या होंगे, समान रहेंगे। अगर सेम मटेरियल उसकी लंबाई भी और एरिया जो है दोनों का अगर समान रखते हैं तो रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं दोनों क्या होंगे, बराबर रहेंगे। अर्थिंग से देखिए क्वेश्चन पूछा था एक, अर्थिंग के क्या एडवांटेज है। तो अर्थिंग का एडवांटेज क्या है, ये जो है इलेक्ट्रिक शॉक से जो मानव होते हैं, मनुष्य मानव और जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या था इसमें, जो हीटिंग एलिमेंट में मैक्सिमम हीट के लिए किस प्रकार डिपेंड करता है। तो उसमें करंट दिया था, वोल्टेज दिया था शायद। तो जो मैक्सिमम हीट के लिए जो है H = क्या होता है, H = क्या होता है, I² RT होता है। तो इससे हम करंट जो है करंट पर डिपेंड करता है। तो आप कौन सा इसमें जो है जो करंट था वो सही हो जाता। और क्या था, हीटिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी पूछा था। तो हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं उसमें देखिए ऑप्शन में यही था कि उच्च प्रतिरोधकता और लो मेल्टिंग पॉइंट जो है, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, हाई रजिस्टिविटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है हीटिंग एलिमेंट का। और उसकी टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो लो होता है। यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया था, तो हाई रजिस्टिविटी होगा और लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है। तो फ्लक्स डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो करंट पर जो है फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, B = क्या होता है, φ/a होता है। तो करंट जितना बढ़ेगा घटेगा उसी हिसाब से फ्लक्स बढ़ता घटता है। और एक क्वेश्चन था देखिए यहाँ से कि एक बैटरी है, एक बैटरी के एम्पियर हावर एफिशिएंसी कितना था, 80 था, और 10 एम्पियर करंट को 10 घंटा तक चार्ज करने में समय लगता है। 10 एम्पियर करंट से उसको चार्ज करते हैं तो 10 घंटा टाइम लगता है। तो उस समय डिस्चार्ज करने में कितना करंट मतलब 5 एम्पियर की धारा से इसको हम लोग अगर चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 80% बराबर कर देंगे। 80% = क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज टाइम 5 × कितना हो जाएगा, 5 × टाइम अपान में चार्जिंग टाइम कितना हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको क्या करेंगे, बटे में 100 कर दीजिए। देखिए बटे में 100 करेंगे, 100 से 100 ये कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 16 जो है इसमें 16 जो है इसका घंटा जो है में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं एम्पियर हावर एफिशिएंसी = क्या होता है, डिस्चार्ज टाइम इंटू जो इसका करंट अपान में चार्ज टाइम इंटू करंट हो जाएगा। तो डिस्चार्ज टाइम इंटू करंट कितना होगा, डिस्चार्जिंग समय 5 एम्पियर दिया है। तो यहाँ से देखिए आप 5 एम्पियर रखिए, तो यहाँ डिस्चार्जिंग एफिशिएंसी कितना दिया है, 80 दिया है। तो 80/100 कर दीजिए। = देखिए कितना है, डिस्चार्ज समय करंट कितना दिया है, 5 दिया है, इंटू डिस्चार्ज समय पूछा है आपसे
टी मान लीजिए। इसके बाद क्या है, चार्जिंग करंट कितना दिया है, 10 एम्पियर दिया है, 10 एम्पियर लिखिए। और घंटा कितना दिया है, 10 दिया है। ये 100 से हो जाएगा, 10 में 10 करेंगे तो इसको 100 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 16 जो है घंटे में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर ये देखिए एक क्वेश्चन और था कि 70 वाट की बल्ब को 30 वाट के सीलिंग फैन से तुलना करने पर मतलब इसमें 40 वाट आ जाएगा ये। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि यूनिट की संख्या निकालते हैं, तो यूनिट की संख्या बराबर क्या होता है, वाट गुणित घंटा गुणित समय बटे में 1000 होता है। ठीक है, तो 1000 होता है तो वाट कितना 40 रख दीजिए, समय कितना रखेंगे देखिए यहाँ पर 6 घंटा समय रख दीजिए, और टाइम कितना है 30 दिन का टाइम है, 30 रख दीजिए, बटे में 1000 कर दीजिए। जितना आएगा यूनिट उसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। और पावर की यूनिट पूछा था, तो पावर की यूनिट देखिए आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो P बराबर W/T होता है, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, या तो फिर वाट कर दीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, स्लीप दिया था 1%, आपका NR दिया था, रोटर की स्पीड 990 दिया था, और नंबर ऑफ पोल जो दिया था आपसे पूछा था, फ्रिक्वेंसी दिया था 50 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ पोल आप लोग जानते हैं कि 6, अगर 2 पोल रहेगा 3000 RPM पे चलेगा, 4 पोल रहेगा तो 1500 RPM पे, 6 पोल रहेगा तो 1000 RPM पे चलता है। तो यहाँ पर पोल जो है 600 पोल हो जाए, क्योंकि ये लगभग 1000 RPM के बराबर है रोटर की स्पीड। तो स्टेटर की स्पीड कितना हो रहेगा, 1000 RPM रहेगा। और क्या है देखिए यहाँ पर 50 ओम और 30 ओम के जो बल्ब थे उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया था, सीरीज में जोड़ा गया था। तो और इसमें क्या दिया था, 50 ओम जो 50 वाट जो है बल्ब था, 50 वाट के बल्ब में 1 एम्पियर की धारा जाती है, तो 30 वाट के बल्ब में धारा कितने जाएगी, ये एकदम मतलब पागलों वाला सवाल, छोटा सा क्वेश्चन था भाई साहब, आप लोग पता नहीं सही किए थे कि नहीं सही किए थे। तो देखिए क्या है इसमें कि दिया था 50 वाट और 30 वाट के बल्ब को सीरीज में जोड़ देते हैं, तो 50 वाट के बल्ब में 1 एम्पियर की धारा जाती है, सीरीज में जोड़ा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और तब आपसे पूछा गया है कि 30 वाट जो है बल्ब में कितनी धारा जाएगी, सीरीज में जुड़ा है तो धारा समान ही रहेगी, तो 1 ही एम्पियर धारा जाएगी। ये एकदम मतलब हवा वाला क्वेश्चन। अभी तक मैं आपको बता दूं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपको करने लायक न रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी अच्छे लेवल के थे, मतलब एकदम ईजी लेवल के थे। ट्रांसफार्मर में जो है आयरन लॉस जो था वो 100 वाट था, तो आपको 50% लोड पर आपको आयरन लॉस पूछा था। फुल लोड पे आयरन लॉस जो है कितना दिया था, 100 वाट दिया था। तो आपसे 50% लोड पर आयरन लॉस पूछा था। तो देखिए क्या होता है, आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे नो लोड से हो, चाहे फुल लोड हो, चाहे हाफ लोड हो, हमेशा आयरन लॉस कांस्टेंट रहता है। तो वो कितना हो जाएगा, 100 ही वाट रहेगा। पावर फैक्टर का फार्मूला आपसे पूछा था, तो पावर फैक्टर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, R/Z होता है। तो यही क्वेश्चन में ऑप्शन में भी था कि R/Z होता है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, इसमें 1 वाट मीटर जो थी, 1 वाट मीटर की रीडिंग जो है दिया था क्वेश्चन, 1 वाट मीटर की रीडिंग कितना है, 0 है, तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं अगर 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है और दूसरे वाट मीटर की रीडिंग जो है W1 की बात 0 है और W2 की वैल्यू कुछ दिया है, तो उस कंडीशन में जो है पावर फैक्टर होता है 0.5 होता है, और एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 की वैल्यू 0.5 होता है, तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो थे ऑल ओवर जो है मतलब कि ठीक थे, इजी लेवल के थे। टेक्निकल तो अच्छा था, बाकी आप लोग नॉन टेक में देखिए क्वेश्चन याद नहीं है तो वो पता नहीं। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कितने कितने क्वेश्चन आप लोग किए हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।